नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं राजीव शर्मा। खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर हाजिर हैं हम। शुरुआत भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया, तो वहीं कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने आज दोनों वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। इससे पहले सेलेक्ट कमेटी ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी थी, जिसकी सिफारिश ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया से की गई थी। डीसीजीआई ने इस पर आज मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही हैं। 2 वैक्सीनों का ऐलान कर दिया गया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का। कोविशील्ड पर फैसला ले लिया गया और इसके साथ स्वदेशी वैक्सीन से अब कोरोना के हारने की पूरी संभावनाएं हैं। वैक्सीनेशन की मेगा तैयारी पहले से ही की जा चुकी है। इन दोनों वैक्सीन की मंजूरी पर डीजीसीआई के निदेशक वीजी सोमानी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole variant inactivated coronavirus vaccine named Covaxin, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल और वैक्सीन देने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बारे में विस्तार से बताया। वो दवाइयों के लिए भी और वैक्सीन के लिए भी दिया जाता है, और ये भारत में ही नहीं ग्लोबल एक टर्म यूज की जाती है कि जब कोई पैंडेमिक हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां लोगों की जान बचाने के लिए या उस केसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई नई दवाई या कोई नई वैक्सीन को इस्तेमाल करना हो, पूरा भी इसमें जो हम कहते हैं कॉन्क्रीट डेटा ना हो, लेकिन उस डेटा को आने में कई महीने कई साल लग सकते हैं। इसलिए उसको देखते हुए ये ऑथराइजेशन दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च भी करते रहो, देखते भी रहो, लेकिन साथ साथ क्योंकि जान बचाना भी जरूरी है, इस पैंडेमिक से निकलना भी जरूरी है, दवाई देना या वैक्सीन देना भी साथ साथ परमिशन दी जाती है। रियल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर हम देखें तो सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो है कोविशील्ड वही होगा, क्योंकि उनके पास डोजेस भी अवेलेबल हैं, उन्होंने सारे अप्रूवल्स भी लिए हैं और उनका जो रेगुलेटर से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है वो उसके लिए क्लियर कट है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 10 दिन या 2 हफ्ते तक हमारा रोल आउट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 50 मिलियन डोजेस ऑलरेडी उनके पास रेडी है और वो देने बिल्कुल एकदम दे सकते हैं। अब ड्राई रन की जरूरत नहीं है, अब तो रियल वैक्सीन लगने का समय आ गया है। और जो लोगों ने ड्राई रन से सीखा है, ड्राई रन में कुछ चीजें भी हैं जो कमियां भी थी, जो लोगों ने सीखा उनको करेक्ट करके अब जब रियल वैक्सीन रोल आउट होगा तो वो ज्यादा स्मूथ हो पाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डोजेज वेस्ट नहीं होंगे और कोल्ड चेन पूरा मेंटेन हो पाएगा। और अभी तक जो फेज 1 के में जो लोगों को मिलना है, स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको तो वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ही उसको सपोर्ट करेगी। ये जो वैक्सीन आ रही है, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, ये वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अगर हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें, ये वैक्सीन का डोज 200-300 रुपए का ही पड़ता है। जो फाइजर की वैक्सीन है उसका जो कॉस्ट है वो $20 से $30 का पड़ता है और उसमें फिर कोल्ड चेन मेंटेन करने में भी ज्यादा खर्चा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वैक्सीन है ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है
एफिकेशियस भी है। इंडियन पेशेंट्स में इसमें स्टडीज भी हुई है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारी जो एथनिक पॉपुलेशन है, उसमें ये वैक्सीन जो है कामयाब भी है और सेफ भी है। तो कॉस्ट भी इसमें कम रहेगा जो गवर्नमेंट बेयर कर पाएगी, और बाद में भी जब ये मार्केट में आएगी तो ये लोगों के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है। और वही वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि डीजीसीआई का कदम भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बेहद अहम साबित होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए देश को कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। वैक्सीन बनाने में जुटे सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद। और उधर इस मामले में राजनीति तेज होने लगी है। कोवैक्सीन की मंजूरी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग। वहीं कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने तक इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। भारत को इस दौरान एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इससे पहले कि लोगों को राहत भरी खबर पूरी तरह से आए, राजनीति उससे पहले कदम रख देती है। वहीं वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन पर किस तरह की तैयारी चल रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी। वैश्विक महामारी कोरोना के आतंक के बाद एक लंबे समय से लोगों को वैक्सीन का इंतजार था, और अब जब देश में वैक्सीन बन चुकी है तो इसके बाद राज्य सरकारों ने भी इसके वैक्सीनेशन के लिए कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 5 जनवरी को कोरोना की इस वैक्सीन का ड्राई रन होगा, और आपको बता दें कि बरेली में 6 स्थानों को इसके लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। इसके अतिरिक्त TSC रामनगर के अलावा देहात क्षेत्र के भी 2 सेंटरों को चिन्हित किया गया है। सीएमओ ने बताया कि इस ड्राई रन के बाद जो रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, और उसके बाद शासन से संकेत मिलते ही लोगों को ये कोरोना की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बरेली से कैमरा अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। लखनऊ से आप रिपोर्ट देख रहे थे। किस तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश में वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस को लेकर हैं, कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। अब सीधे चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली की बात करते हैं। ऐश्वर्या जैन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को जो आपात इस्तेमाल है, इमरजेंसी में जो यूज है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली किस तरीके से तैयार है? देश की राजधानी है, 2 करोड़ लोग, 2 से 2.5 करोड़ लोग यहाँ पर हैं। क्या प्रोसेस है, किस तरह से तैयारी, ड्राई रन कंप्लीट हो चुका है? ऐश्वर्या, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि दिल्ली वासियों को ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी। सत्येंद्र जैन का बयान आया कि जब दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में सभी तरीके की दवाइयां फ्री मिलती हैं, तो कोविड वैक्सीन भी दिल्ली वासियों को फ्री मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार का पूरा रुख रहा है कोविड वैक्सीन को लेकर, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये कोविड वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, और चुनिंदा लोगों को जो इसके लिए वॉलंटरी अप्लाई करेंगे, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तालमेल पर कहीं ना कहीं स्थिति को देखना बहुत जरूरी रहेगा, और किस तरीके से दिल्ली के अंदर इस पूरी वैक्सीन को स्टोरेज में रखा जाता है। जो पालम पर जो एयरपोर्ट है, वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज को बनाया गया है। जब विदेश से वैक्सीन आएगी और जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन आएगी, वो वहां पर कोल्ड स्टोरेज में रखी जाएगी, और उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राज्य सरकार किस तरीके से उस पर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की उसका लेखा जोखा तैयार करेगी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होगी जब ये हॉस्पिटल्स के अंदर जाने वाली है। ठीक है, डॉक्टर अंजन त्रिखा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रोफेसर है कोविड सेंटर एम्स से, और तमाम जानकारियां डॉक्टर अंजन त्रिखा हमको देंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की तैयारी दिल्ली में हो रही है, 2 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज यानी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली किस तरीके से, किस प्रोसेस के जरिए आगे बढ़े, खासतौर पर दिल्ली, और उसके बाद देश की जो संक्रामकता है कोविड वायरस की, वो कंट्रोल में आती चली जाए और धीरे धीरे हम इस कर्व को फ्लैटन कर दें। ऐसा है कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है
और जो फ्रंट केयर हेल्थ वर्कर हैं उनको बोला गया है कि उनको पहले वैक्सीन मिलेगी जो वो लेना चाहेंगे। तो उसके मुताबिक हमको उन लोगों को जो ऐसे मरीज ट्रीट कर रहे हैं, अस्पताल में हैं, और जो बाकी के लोग हैं जो एक्सपोज होते हैं ज़्यादा लोगों से, उनको ये पहले वैक्सीन मिलेगा। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जिनको वैक्सीन मिलेगा उनको हमें कुछ टाइम के लिए देखना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद ही फिर ये बाकी लोगों को दिया जाएगा। ये सब लोग चाहते हैं कि वैक्सीन हमें पहले लगे या हमको पहले लगना चाहिए। ये कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी सरकार जो इंस्टीट्यूशन को इसका दायित्व देगी उसको फॉलो करना चाहिए, और ऐसे ही पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर आज के दिन आप इंग्लैंड में जाएंगे तो सबको वैक्सीन नहीं मिला है, उन्होंने सिर्फ उन डॉक्टरों को दिया है जो कोविड के मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरों को मिलेगा। वही हाल अमेरिका का है और वैसा ही हिंदुस्तान में होगा। इसमें कोई आपस में सरकार का और केंद्र सरकार का या स्टेट सरकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, हमें पक्का विश्वास है। यानी ये समझा जाए कि दिल्ली की बात अगर हम करें, हम सभी दिल्ली में हैं, देश की राजधानी में हैं, एक साथ 30 से 50 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर फॉलोअप की बात आती है तो फॉलोअप मुश्किल होगा। शुरुआत में शायद ये 10-15 हजार लोगों से शुरुआत हो, पहले दूसरे दिन के हिसाब से उनको फॉलोअप पे रखा जाए। क्या यही कहना सही रहेगा और यही प्रोसेस सही होगा? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। जब इतने सारे लोगों को कुछ मिलना है तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि 1 घंटे में इतने लाख या इतने करोड़ लोगों को सब कुछ मिल पाएगा। अगर आप अपने घर में 50 लोगों को खाने पे भी बुलाते हैं तो पहले कुछ को मिलेगा, फिर दूसरों को मिलेगा। ऐसा ही हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। 10, 15, 20 हजार जो जितनी भी कैपेसिटी है, एक ड्राई रन सरकार ने किया है, उसके मुताबिक वो वैक्सीन सबको मिलेगा, और फिर उसके बाद फिर अगला जो शेड्यूल होगा उस पे मिलेगा। हमें एक और बात का ख्याल रखना है कि ये वैक्सीन एक बार नहीं लगना है, ये वैक्सीन 15 दिन के बाद दूसरी बार भी लगना है। तो दूसरी बार लगने से पहले भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इस वैक्सीन को लेके बहुत सारी एप्रीहेंशन है, एंजाइटी है लोगों के बीच में। हर आदमी चाहता है, एक आम आदमी भी चाहता है कि उसको वैक्सीन लगना चाहिए। तो ये रूल के मुताबिक लगेगा और बारी बारी से लगेगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि जिनको पहले लगेगा उनको लगे, उनको फॉलोअप हो, जो भी सरकार डिसाइड करे फॉलोअप होगा। बहुत सारे डॉक्टर लोग मिलके वो फॉलोअप की सिम्टम्स वो का नोट करेंगे। उसके बाद दूसरे बैच को लगेगा, फिर तीसरे को लगेगा, फिर क्या 15 दिन के बाद पहले बैच की बारी मतलब वापस आ जाएगी। तो ये सब कुछ वर्कआउट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेरा पक्का ख्याल है कि इसके मुताबिक सबको लग जाना चाहिए। डॉक्टर त्रिखा, इससे पहले कि मैं अपने सहयोगी ऐश्वर्या जैन के पास जाऊं जो दिल्ली कवर करते हैं और केंद्र की इन तमाम पॉलिसीज को, दिल्ली सरकार की इन पॉलिसीज को देख रहे हैं नजदीकी, एक चीज आपसे जान लूं, और वो ये कि क्या सभी लोगों को वैक्सीन लगना जरूरी है? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ रहे हैं। नहीं है कि जरूरी है, कोई ये जबरदस्ती से किसी को वैक्सीन नहीं लगेगा, और ये आपको पूरा राइट है कहने का कि मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए। फिर ये वैक्सीन जो ट्रायल हुए हैं, हमें पता है कि गर्भवती औरतों को नहीं लग सकता है, नहीं लगना चाहिए। हमें पता है एक उम्र के नीचे के बच्चों को नहीं लगना चाहिए। सो वो सब चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, और जबरदस्ती से नहीं लगाया जाएगा। ना ही कोई वैक्सीन जबरदस्ती से लगाया जाता है। सबको ऑप्शन दी जाएगी, अगर वो वैक्सीन लगाना चाहेंगे वो और उनको लाइन में लग के वैक्सीन लग जाएगा। मेरा एक और संदेह दूर कीजिए। क्या कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सबको लगना जरूरी है? अगर मान लीजिए सब लोग कहते हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए, तो क्या सबको लगाने से कोविड का कर्व फ्लैट होगा, या फिर सेलेक्टिव जिनके ऊपर हम कंटेनमेंट जोन के लोग हैं, या जो पहले बीमार हो चुके हैं, या हेल्थ वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, क्या इनको लगाकर कोविड का कर्व फ्लैटन हो सकता है? देखिए, कोविड का कर्व फ्लैटन होने के बहुत सारे तरीके हैं। एक हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। तो जब 100 लोगों में से 70 लोगों में इम्यूनिटी आ जाएगी, 60% लोगों में इम्यूनिटी आ जाएगी, तो कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम वैक्सीन क्यों लगाना चाहते हैं? वैक्सीन हम उन लोगों को लगाना चाहते हैं जिनको बहुत ज्यादा चांसेस है ये कोरोना होने से, कोविड होने के। वो कौन लोग हैं? वो जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन जो लेट्स से पुलिस वाले हैं या बाकी कर्मचारी हैं, उनको सबसे ज्यादा एक्सपोजर होता है, तो उनको पहले लगना चाहिए। और ये उनको लगना चाहिए जो ये कोविड वैक्सीन लगाने को तैयार हैं।
मैं इस वक्त एक और चीज बताना चाहूंगा कि कोविड वैक्सीन लगाने से आपको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही फ्री हो गए, आप मस्ती से घूम सकेंगे, पार्टी कर सकेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर वैक्सीन कुछ एक्स नंबर ऑफ लोगों में ही सक्सेसफुल होता है, एफिकेसी होती है। तो अगर हम कहें कि 100 में से 70% एफिकेसी है तो 30 लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो कोविड वैक्सीन लगाने से ऐसा नहीं है जो सोच रहे हैं लोग कि मास्क उतर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएंगी, पार्टियां शुरू हो जाएंगी। सो ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन आप चाहेंगे तो लगेगा जी, वैक्सीन किन लोगों को लगाने से उनको होने के चांसेस कम हो जाएंगे, उनको पहले लगेगा। जिनको एक्सपोजर ज्यादा है उनको पहले लगना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को नहीं लगना चाहिए वो भी एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, और उसके बाद ही हमें अपने जो प्रिकॉशंस हैं मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी कोविड का जो कर्व है फ्लैट हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बने रहिए आप हमारे साथ ऐश्वर्या जैन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, तमाम बातें डॉक्टर अंजन त्रिखा ने बताई कि किनको वैक्सीन लगनी है, किनको नहीं लगनी है, ये भी यहाँ पर एक दायरा है। उसके साथ कितने लोगों को लगनी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले देखा जाना है। तो करीब करीब केंद्र सरकार भी ऐसा ही कुछ सोच रही है। क्या इसी के मुताबिक दिल्ली में सारी तैयारियां की जा रही हैं, या फिर दिल्ली सरकार जिस तरह से कह रही है सबको वैक्सीन लगेगी उस हिसाब से तैयारी कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की साफ तौर पर गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही ये कोविड वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके लिए एक बाकायदा गाइडलाइंस तैयार करी गई हैं। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स खुद से स्वेच्छा से अप्लाई करना चाहते हैं वो उनके लिए एक ऐप तैयार की जाएगी और वो उसमें ऐप में एनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको शॉर्टलिस्ट करके सबसे पहले ये कोविड वैक्सीन दी जाएगी। हर्षवर्धन जो सिंह है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी कई तरीके के लोगों के अंदर संदेह है इस वैक्सीन को लेकर, और इसीलिए सबसे पहले दिल्ली के अंदर वो वैक्सीन लगवाना चाहेंगे जिससे लोगों के अंदर ये संदेह दूर हो जाए। जो तमाम राजनीतिक दल और जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो कोविड वैक्सीन को लेकर फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर भी अभी स्थिति इसी चीज पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने भी कह दिया है कि जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस होंगी शुरुआती दिनों में उसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी दिल्ली वासियों को पूरी तरीके से कोविड वैक्सीन मुफ्त में आने वाले समय में प्रोवाइड की जाए। पूरे दिल्ली वासियों को आने वाले समय में प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर विजय हड्डा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर विजय हड्डा, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपसे यह सवाल पूछना है कि 2 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है दिल्ली की। अगर सभी दिल्ली वासियों को यह वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, अगर मान लीजिए सरकारें तय करती हैं कि सबको देना है, तो कितना बड़ा सिस्टम इस सब में लगेगा, हेल्थ वर्कर्स का और तमाम लोगों का, और कितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है दिल्ली में? देखिए, ये आपका सवाल जो है बहुत ही वाजिब है, और जैसे हम सबको पता है दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। देने में देखो, ये न्यू वैक्सीन है तो इसमें कुछ हमने सेट प्रोटोकॉल्स किए हैं कि ऐसे नहीं है कि जैसे बाकी वैक्सीन को हम देते थे और भेज देते हैं पेशेंट को। इसमें एक तो जब पेशेंट को हम देंगे तो वैक्सीन देने के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए उनको ऑब्जर्व करना है। दूसरा ये है कि जब हम जो पेशेंट आएंगे वहां पे लेने के लिए, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं या कोई हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाते हैं, उसमें हम ज्यादा सोचते नहीं है। पेशेंट आएगा, हमने वैक्सीन दिया और चला जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये नई वैक्सीन है, कुछ रिएक्शन भी हो सकती है, कुछ जैसे कई बार हमने एक दो केस रिपोर्ट देखे हैं जिसमें पेशेंट को कुछ हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जिसको वैक्सीन मिलेगी हम उनको कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करेंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए। तो उस तरह से आप देखें तो एक सेंटर पे अगर हम वैक्सीन देंगे तो मेरे को नहीं लगता कि एक सेंटर में 100 या 150 के लगभग से ज्यादा हम दे पाएंगे एक दिन में। तो आप उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि कितने दिन लगेंगे देने में और कितना बड़ा सिस्टम चाहिए। और अगर एक हफ्ते ऑब्जर्व करना है ऐसे पेशेंट को, जैसा कि डॉक्टर अंजन त्रिखा भी कह रहे थे कि ये चीज यूं ही नहीं हो जाती, वैक्सीन आ गई है और उस वैक्सीन को सोचकर हम पूरी तरह से खुशी में, उत्साह में सामने आने लगे, वो भी ठीक नहीं है। तो लिहाजा ये प्रोसेस दिल्ली में अगर कंप्लीट होने की बात मानी जाए और इसको उसी तरह से लिया जाए जैसा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन कह रहे हैं, तो कम से कम साल भर का वक्त माना जा सकता है इस वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस को केवल दिल्ली में ही पूरा होते होते। बिल्कुल बिल्कुल, इतना टाइम तो लग सकता है।
किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं? ड्राई रन में कहा गया हम तमाम चीजों को प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्या केवल शुरुआती तौर पर इन वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है लिहाजा इसलिए इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, या फिर कोरोना का इतना हवा रहा है कि इस प्रिकॉशन को लेने की जरूरत आ पड़ी है? डॉक्टर विजय हेड्डा। देखिए, ऐसे है कि जो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक तो ये होता है कि जो वैक्सीन के ना पहले जो टेस्टिंग स्टेप्स होते थे बहुत सारे, कि स्टेज 1, स्टेज 2, मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग होती थी। इस वैक्सीन में हमने एक दो स्टेप्स को कंबाइन करके जो रिजल्ट लिए हैं हम उसके ऊपर जा रहे हैं। तो आप देखो तो चाहे वो फाइजर का वैक्सीन हो, चाहे एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन हो, जो हमारे पास सेफ्टी का डाटा है, जो एफिकेसी का डाटा है, वो लगभग लास्ट डोज के करीबन 2 महीने बाद तक का है। तो उस तरह से देखें तो लॉन्ग टर्म डाटा नहीं है। इसलिए जो भारत सरकार या दुनिया भर में जो जितने भी जो एजेंसीज हैं जो डिसीजन लेती हैं, वो सारे इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि देखिए कि जो सेफ्टी का या जो एफिकेसी का जो डाटा है हमारे पास लॉन्ग टर्म नहीं है। इसलिए हम इस वैक्सीन को दे के ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत ही ध्यान से सारे पेशेंट का डाटा मेंटेन करना पड़ेगा और सभी पेशेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, और इमीडिएट जो रिएक्शन होते हैं उनके लिए ऑब्जर्व करना बहुत बहुत जरूरी है। और ये सबको पता है कि वैक्सीन से रिएक्शन चाहे वो हजारों में एक हो सकती है, और ये क्योंकि न्यू वैक्सीन है और हमारे पास लॉन्ग टर्म डाटा नहीं है, इसलिए इस वैक्सीन में सारी चीजों को ध्यान में रखना और भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा मानना है ये कि जैसे ही वैक्सीन मिलती है तो उन पेशेंट्स को शुरुआती कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर अंजन त्रिखा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंजन त्रिखा, इस बात के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, जो आप दोनों ही वरिष्ठ डॉक्टरों से हमको समझ में आया कि एक बात तो ये है कि एक साथ सबको नहीं लग सकती, एक फॉलोअप जरूरी होगा। तो लोग भी, हमारे दर्शक भी जान लें कि एक प्रक्रिया होती है, एक एज लेवल होता है, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को अभी नहीं लगाई जा सकती, तो कुछ लोगों को इसमें से बाहर रखना होगा, फिर प्रोसेस शुरू होगा। इस बीच में जब तक फॉलोअप होते हैं, वैक्सीन में भी इस दौरान और सुधार होने के चांसेस देखे जा सकते हैं क्या? और ज्यादा इस रिजल्ट से वैक्सीन को और बेहतर भी किया जाता रहेगा? ऐसा है कि कोई भी दवाई जब नहीं आती है, वैक्सीन तो एक दूसरी चीज है, कोई भी दवाई नहीं आती है, उसको हम बहुत सारे ट्रायल्स के बाद ही वो जनता पे इस्तेमाल होती है। अब ये जो वैक्सीन है, बिकॉज एक पेंडेमिक आया हुआ है, ये इमरजेंसी यूज की ऑथराइजेशन मिली है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, तो उसके कुछ अपने कायदे हैं, कुछ रूल हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ उनको जब हम फॉलो करेंगे, हम एक देखेंगे कि जिनको लगा है उनका क्या हाल है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो इसके साथ साथ जब ये एक तरफ होता रहेगा, दूसरी तरफ ये बाकी की जो रिसर्च है कि वैक्सीन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। नहीं तो एक नया स्ट्रेन आ गया है, जैसे आप जानते हैं, इंग्लैंड से शुरू हुआ है, बाकी दुनिया में जा रहा है, क्या ये वैक्सीन उसके अगेंस्ट भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये तो सारी रिसर्च साथ ही साथ चलती रहेगी, और जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है वैसे वैसे हमारी रिसर्च से बाकी की जैसे दवाइयां इंप्रूव होती हैं, नई दवाइयां आ जाती हैं, वैसे वैसे वैक्सीन भी इंप्रूव होते रहते हैं। तो ये सब साथ ही साथ चलता है, हाथ ही हाथ चलता है। जो साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो साइड इफेक्ट का एक डाटाबेस बनाया जाता है, वो डाटाबेस फिर रिसर्च लैब्स में जाता है, रिसर्चर्स उस पर देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या किसी कारण तो नहीं है, क्या किसी स्टोरेज गलत होने के कारण तो नहीं है, क्या यहाँ किसी और कारण तो नहीं है, या वो वैक्सीन में कोई और ऐसी चीज मिली हुई है उसके कारण तो नहीं है। तो ये सब चीजें एनालाइज की जाती हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है ये वैक्सीन भी इंप्रूव हो सकते हैं। जी, जैसे जैसे समय बीतेगा वैक्सीन इंप्रूव होती जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। और कहीं बहुत राहत की खबर उन तमाम लोगों के लिए है जो कोरोना को लेकर एक डर और खौफ के साए में जीते रहे हैं। ऐश्वर्या, क्या इस बारे में कुछ पता लग पाया है कि जिस तरीके से वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस आपात इस्तेमाल के लिए शुरू होने की अब तैयारी है, इसको किस तरह से ऑर्डर में रखा जाएगा? क्या इसका बेसिस आधार नंबर होगा, आधार के जरिए ये जांचा जाएगा कि किस किस को दिया गया है, कब कब दिया गया है, उसको रिपीट ना हो और लोगों को भी जाए? क्या इस तरह की कोई प्रक्रिया रखी गई है?
देखिए, सभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी जितने भी लोगों को फर्स्ट फेज में और पहली जो डोज लगेगी उसके बाद उनका पूरा डिजिटल डेटा सरकार के पास रहेगा। पूरा जो एक एप्लीकेशन के माध्यम से उनका पूरी की पूरी उनकी जानकारी सरकार के पास रहेगी कि किन किन फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले फेज में डोज 1 लगी है और कितने दिन के बाद अब उनको दूसरी डोज लगानी है। इस बीच में जब पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में जो 3 हफ्ते का समय बताया जा रहा है, उसके बीच में लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय उन तमाम लोगों के संपर्क में रहेंगे जिस तरीके से कोरोना वायरस के समय में उन तमाम लोगों से बातचीत करते रहते। फ्री हेल्पलाइन नंबर भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लॉन्च होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जिसको भी फर्स्ट डोज लगेगी उसके बाद वो सरकार से संपर्क कर सकते हैं। कहीं पर भी उनको अगर कोई दिक्कत आती है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी उन पर कई निगरानी रखी जाएगी। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो तुरंत उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। इस तरीके की तमाम जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार करी है और उनको एनरोल करने का प्रोसेस भी अब कहीं ना कहीं शुरू कर दिया गया है। एनरोल करने का एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया है जिससे सारी चीजें स्ट्रीमलाइन रहे। डॉक्टर विजय हेड्डा, बहुत सारे लोग इस बारे में हमारे पास सवाल भेज रहे हैं और उनमें से एक सवाल ये जो कि कॉमन है, जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए, बाद में उन्होंने एक लंबा वक्त क्वारंटाइन रहे, दवाइयां जो भी उनको प्रिस्क्राइब की गई उन्होंने दवाइयां ली और ठीक होके वापस आ गए, क्या वो लोग भी इस कोरोना वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस में शुरुआती लाइन में रखे जाएंगे या फिर उनको कुछ डिले किया जा सकता है क्योंकि माना जाए उनके अंदर एंटीबॉडीज इतनी आ गई हैं कि वो अभी खुद को बचाए रख सकते हैं इन चीजों से? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि एक तो ये है कि जिन लोगों को पहले कोरोना हो गया है तो ये ना माने कि भाई एक बार कोरोना हो गया तो शायद ना हो। ऑल्दो चांसेस काफी कम हैं, पर फिर भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये पाया गया है कि री इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जो वैक्सीन का जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे शायद उसमें ऐसे नहीं है कि जिनको पहले कोरोना हो गया उनको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। पर जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई जिनको पहले कोरोना हो गया है उनको शायद हम फर्स्ट फेज की बजाय में भी सेकंड फेज में या में भी थर्ड फेज में उनको हम वैक्सीन दे सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर शायद कुछ हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है और कुछ काम शायद इसके ऊपर हो भी रहा है कि जिन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है उनका क्या करना है आगे। लेकिन अगर हम स्टडीज की बात करें, जो ट्रायल्स हुई हैं उसमें ज्यादातर जो स्टडीज हैं उसमें इन पेशेंट्स को आउट नहीं किया गया है, उन पेशेंट को भी वैक्सीन के ट्रायल में रखा गया है इर्रिस्पेक्टिव कि पहले कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। तो डाटा तो है कि अगर पहले कोरोना हो गया किसी को तो भी उसको वैक्सीन दी गई है और उनमें भी पाया गया है कि ये एफिकेशियस है। बाकी जो चीजें हैं कि भाई हम उनको फ्रंट लाइन में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे, वो थोड़ा सा शायद सोचने की बात है अभी। चलिए, उस पर सरकार को पॉलिसी बनाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 2021 की शुरुआत 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी, और हम कहीं बहुत अब उस स्टेज पर, उस थ्रेशोल्ड, उस दहलीज पर आ गए हैं जहां से अब हम और बेहतर होते जाएंगे। आप तीनों मेहमानों का, ऐश्वर्या आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अंजन त्रिखा आपका और डॉक्टर विजय हेड्डा आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।